अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। उत्तरकाशी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां गंगोत्री हाईवे पर एनएचआईडीसीएल की लापरवाही से ओपन टनल से पीछे लगातार भूस्खलन हो रहा है और आने जाने वालों के लिए लगातार खतरा बना हुआ है। वहीं पर 56 करोड़ खर्च करने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि उत्तरकाशी से मिल रही है, जहां पर गंगोत्री हाईवे पर एनएचआईडीसीएल की लापरवाही से ओपन टनल के पीछे लगातार भूस्खलन हो रहा है। अब जरा सोचिए, लगातार भूस्खलन की वजह से जो आने जाने वाले लोग हैं वो किस कदर परेशान हो रहे होंगे। बताया जा रहा है कि 56 करोड़ खर्च होने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। बलवीर हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। बलवीर, जरा बताइए कि 56 करोड़ खर्च हो चुके हैं, हालात जस के तस बने हुए हैं, भूस्खलन होने की वजह से सोचिए आने जाने वाले लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। बिल्कुल, जो ये एनएचआईडीसीएल है, ये गंगोत्री हाईवे पे ये जो ओपन टनल है ये बनाई है एनएचआईडीसीएल ने। और जो जिला मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर पहले ये टनल बनाई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले जो ये कार्य हुआ था, 28 करोड़ की लागत से कार्य हुआ था। पहाड़ का ट्रीटमेंट किया गया था, जब भूस्खलन जोन था वो भी नहीं रुका। उसके बाद ओपन टनल बनाई गई। तो जिस तरह से ओपन टनल बनाई जानी चाहिए थी, ट्रीटमेंट पहाड़ का होना चाहिए था, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए थे, वो बिल्कुल भी एनएचआईडीसीएल ने नहीं किए। जिसके चलते जब भी बारिश होती है या फिर कह सकते हैं कि भूस्खलन जिस तरह से हो रहा है, तो लगातार जो पत्थर है टनल के पीछे वाली साइड पे गिर रहे हैं, तो कभी भी टनल को खतरा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एनएचआईडीसीएल की बड़ी लापरवाही है। और लगातार एनएचआईडीसीएल के जितने भी काम जनपद उत्तरकाशी में हो रहे हैं, सब पे सवाल खड़े हो रहे हैं। खासकर सिलक्यारा टनल की बात करें, वहां भी इसी तरह का कार्य देखने को मिला, जिससे जो मजदूर है वो फंस गए, सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। और वही हालात जो टनल है ओपन टनल, वहां पे भी देखने को मिल रहा है। तो बड़ी धनराशि खर्च होने के बाद भी स्थानीय लोगों का यही आरोप है कि लगातार जो पत्थर गिर रहे हैं और जो पैसा है उसका दुरुपयोग किया गया है और सही ढंग से कार्य नहीं किया गया है। जी, तो एक बड़ी लापरवाही भी यहाँ साफ तौर पर देखी जा सकती है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बागेश्वर में सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्ती के बाद एक्शन हुआ है और यहां पर तय समय पर सड़कों के गड्ढे नहीं भरने पर 7 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी रोकी गई है। बागेश्वर के डीएम ने सैलरी पर रोक लगाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं और इन तस्वीरों से समझा जा सकता है कि किस तरीके से सड़कों के गड्ढे नहीं भरने पर 7 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी फिलहाल के लिए रोक दी गई है और डीएम की तरफ से ये रोक लगाई गई है। आपको बताते चले, सीएम पुष्कर सिंह धामी की सख्त एक्शन के बाद डीएम की तरफ से 7 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सैलरी फिलहाल रोक दी गई है, क्योंकि कहा गया था कि सड़कों के गड्ढे भरने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वो काम समय से पूरा नहीं होने पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनकी फिलहाल सैलरी जो है वो रोक दी गई है। तो बागेश्वर की डीएम ने सैलरी पर रोक लगाई है। तस्वीरें आप देखिए, सड़कों की हालत जर्जर बनी हुई है और आने जाने वाले जो लोग हैं वो किस कदर परेशान होते होंगे। और गड्ढा मुक्त करने की जो जिम्मेदारी दी गई थी उस काम को पूरा नहीं किया गया है और इसी के बाद ये जो बानगी देखने को मिल रही है कि जो एग्जीक्यूटिव 7 इंजीनियर हैं उनकी सैलरी फिलहाल के लिए रोक दी गई है। तो सड़कों के गड्ढे नहीं भरने पर ये एक्शन लिया गया है। और हमारी सहयोगी सुष्मिता थापा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुष्मिता, जरा बताइएगा कि कितनी सड़कें निरीक्षण में खराब पाई गई हैं अभी तक। जैसे कि सीएम ने सख्त आदेश दिए थे कि 30 नवंबर तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त होनी थी, चाहे वो पीएमजीएसवाई की हो, पीडब्ल्यूडी की हो या एनएच की हो। लेकिन बागेश्वर में जो 30 नवंबर थे, इसके बाद जब डीएम ने निरीक्षण किया तो उसमें देखा गया कि आधी से भी जो ज्यादा सड़कें हैं वो इसमें पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। और लगभग बागेश्वर में 141 सड़कें हैं और उनमें से आधी से भी ज्यादा सड़कों पर काम ना हो पाना एक बहुत बड़ा जो अधिकारी है उन पर सवाल खड़ा करता है। इसी को देखते हुए डीएम ने कल देर शाम इसमें सख्त निर्देश दिए। उसके बाद इसमें 7 जो इंजीनियर्स हैं उनके वेतन भी रोके हैं, साथ में प्रतिकूल प्रविष्टि एडवर्स एंट्री भी उनपे लगाई है और सख्त से सख्त कार्रवाई आगे करने के भी इन्होंने निर्देश दिए हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
देहरादून में झाझरा आशा रोड़ी के बीच लिंक रोड बनेगी और केंद्र ने इसके लिए 715 करोड़ की धनराशि जो है वो स्वीकृत की है। देहरादून के लिए बाईपास का ये जो काम है वो सड़क करेगी। और वहीं सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं पर सीएम ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी आभार जताया है। तो केंद्र ने 715 करोड़ की धनराशि जो है वो फिलहाल स्वीकृत कर ली है। दून के लिए बाईपास का काम ये सड़क करेगी। देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को होने वाली इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए देश विदेश के निवेशक उत्तराखंड आएंगे। सीएम खुद दुबई, लंदन में इन्वेस्टर समिट को लेकर रोड शो कर चुके हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे में भी इन्वेस्टर के साथ एमओयू साइन हुए हैं। अब तक सरकार ने 2.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। सरकार का दावा है इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे। तो 8 और 9 दिसंबर जो कि बेहद ही खास रहने वाले हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि इस दिन इन्वेस्टर समिट होना है। और देखा जा रहा है कि लंदन से 12,500 करोड़ का एमओयू साइन हो चुका है। वहीं लंदन के बाद अगर बात की जाए तो दुबई से भी 15,475 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तो कहां से कितना एमओयू साइन हुआ ये हम आपको बता रहे। दिल्ली की बात करें 26,575 करोड़ का एमओयू साइन हुआ है। तो देखिए, देखा जा रहा है कि 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे और समापन जो है वो गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। और बताया जा रहा है कि इस इन्वेस्टर समिट से प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे। देहरादून में होने वाले उत्तराखंड के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी 8 दिसंबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे और इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम भी तय हो गया है। सुबह 10 बजे पीएम मोदी जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर सीएम धामी का उनका स्वागत करेंगे और साथ में केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी रहेंगे। इसके बाद पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से आईएमए हेलीपैड पहुंचेंगे, फिर वहां से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचेंगे। और इसके अलावा 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन्वेस्टर समिट के समापन में शामिल होंगे। देश की सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन सिलक्यारा टनल में मिली सफलता और 3 राज्यों में मिली जबरदस्त चुनावी जीत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी 8 दिसंबर को उत्तराखंड आ रहे हैं। मौका है ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का, लिहाजा पीएम के ग्रैंड वेलकम की तैयारी की जा रही है। आठ दिसंबर का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है, तो खुद बीजेपी संगठन और सरकार के लिए भी यह दिन खास रहने वाला है। इस दिन प्रधानमंत्री 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। सरकार का दावा है कि समिट से पहले वो करीब 40,000 करोड़ के निवेश की ग्राउंडिंग कर चुकी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि हमें समिट से बहुत उम्मीदें हैं। ये समिट उत्तराखंड के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जब हमारी समिट हो जाएगी तो इससे हमें बहुत सारी आशाएं हैं। उसको लेकर हम लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे थे, सारे लोग लगे हुए हैं। ग्राउंडिंग भी हमारी हो चुकी है, उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। इससे जहां निवेश बढ़ेगा, हमारे राज्य की आर्थिकी बढ़ेगी, इसके साथ साथ नौजवान युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमें इसमें पूरा मार्गदर्शन है और उन्होंने ही जो वाइब्रेंट गुजरात जब शुरू किया था, उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड 8 तारीख को इनागुरल फंक्शन होगा। उसके साथ साथ उसी दिन आफ्टरनून से हमारे सेक्टोरल सेशंस और B2G मीटिंग्स भी शुरू होगा। एग्जीबिशन एरिया अलग से बनाया हुआ है और 9 तारीख को हमारी वैलिडिटरी फंक्शन होगा। विस्तृत रूप से हमने तैयारी किया हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सहमति पत्र आ गया है और उनके प्रोग्राम निर्धारित हो गया है। दूसरी ओर बीजेपी संगठन भी पीएम के ग्रैंड वेलकम की तैयारी में जुटा हुआ है। प्रधानमंत्री 8 दिसंबर की सुबह 10 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट और फिर आईएमए हेलीपैड पर लैंड करेंगे। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री और आईएमए हेलीपैड पर सभी सांसद, मंत्री पीएम का स्वागत करेंगे। आईएमए से कार्यक्रम स्थल एफआरआई तक परंपरागत पोशाक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पीएम का स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के स्वागत के समय जॉली ग्रांट पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहेंगे। उसके पश्चात
IMA में वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे, वहां पर भी प्रदेश राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री, माननीय सांसदगण, पूर्व मुख्यमंत्री उनका स्वागत करेंगे। ग्लोबल समिट में सबसे पहले सिल्क टनल ऑपरेशन के लिए मुख्यमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट और पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करेंगे, जबकि 9 दिसंबर को समिट के समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से लेकर FRI तक सड़कों से लेकर शहर को सजाया जा रहा है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। और देहरादून से हमारी सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, क्योंकि 8 दिसंबर 9 दिसंबर बेहद ही खास रहने वाला उत्तराखंड के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंचने वाले हैं इस इन्वेस्टर समिट में इसका शुभारंभ करने के लिए। किस तरह से उनका वेलकम किया जाएगा और क्या क्या तैयारियां मिल रही हैं, जानकारी? देखिए, सबसे पहले तो तैयारियों की बात हम आपको बता देते हैं। इस वक्त उसी वेन्यू पर मैं मौजूद हूं जहां पर इन्वेस्टर्स समिट का कार्यक्रम होने जा रहा है। और ये आप देखिए FRI का कैंपस जो पूरी तरह से इस वक्त बोर्डिंग्स, होर्डिंग्स, बैनर से यहाँ पर अटा पड़ा है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के हर तरफ यहाँ पर होर्डिंग्स आपको नजर आ रहे हैं। डिपार्टमेंट्स अपनी अपनी तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की बात कर ली जाए, ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात कर ली जाए। सभी डिपार्टमेंट के सचिव से लेकर निदेशक तक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अपनी अपनी तैयारियों को यहाँ पर पूरा किया जा रहा है। लेकिन सबसे खास बात इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो कही जा रही है कि प्रदेश में जब निवेशक आएंगे तो उत्तराखंड के लोगों को यहां पर रोजगार मिलने जा रहा है, ये सरकार का दावा है। और इसी के मद्देनजर ये इन्वेस्टर समिट बहुत इम्पोर्टेंट यहां पर होने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद इस समिट को लेकर कमान संभाली। देश विदेश में वो गए, निवेशकों से उन्होंने बातचीत की, कई MOU उन्होंने यहाँ पर साइन किए हैं। और ये एक मकसद कि प्रदेश के लोगों को रोजगार मिल सके, उसी दिशा में ये काम किया जा रहा है। अब बात हुई 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना रहे, इसको लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। जिस जगह पर FRI के कैंपस पर 8 और 9 तारीख को ये डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने जा रहा है, उसको लेकर आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। जी, बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए। देहरादून से खबर मिल रही जहां पर वित्त विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल निर्धारित मानदेय से ज्यादा सैलरी संविदाकर्मी ले रहे हैं और नियम के खिलाफ मनमाफिक सैलरी कई विभाग दे रहे हैं। उद्यान, UPCL, ITDA, महिला सशक्तिकरण के साथ ही करीब 10 विभागों में अधिक वेतन दिया जा रहा है। वहीं पर 3 विभाग स्वीकृत मानदेय से भी कम सैलरी दे रहे हैं। तो नियम के खिलाफ सैलरी दे रहे हैं कई विभाग, ये बातें सामने आई है। और सहयोगी सुनील और प्रभात हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, जरा बताइएगा 10 विभागों की अगर बात की जा रही है जो अधिक सैलरी दे रहे हैं, जो मानदेय से ज्यादा सैलरी दे रहे हैं, इसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए चांदनी, ये सीधे तौर पर नियमों की अनदेखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक पहला टारगेट रहा है कि जो सरकारी खर्चा है उसको कम से कम किया जाए, अनावश्यक खर्चे से बचा जाए। और इसी के मद्देनजर समय समय पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो भी दिशा निर्देश जारी करता रहा है। खासकर इसको लेकर भी दिशा निर्देश हुए थे कि विभागों में जो संविदा पर जो लोग रखे जा रहे हैं उनको पदों के अनुरूप रखा जाए या फिर बिना शासन की अनुमति के कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट नहीं किया जाए। लेकिन अगर आप देखेंगे कि इन 10 से अधिक विभागों में तमाम नियमों की, तमाम आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहाँ पर न सिर्फ अधिक वेतन दिया जा रहा है बल्कि पदों के विपरीत भी बड़ी संख्या में संविदा कर्मी विभागों में मनमाफिक तरीके से रखे गए हैं। जो उनके लिए वेतन निर्धारित है, जो मानदेय निर्धारित है, उससे अधिक मानदेय दिया जा रहा है। और खासकर ITDA जैसा डिपार्टमेंट न सिर्फ अधिक मानदेय दे रहा है बल्कि उनको जो महंगाई भत्ता है वो भी संविदा कर्मियों को दे रहा है। तो एक तरह से ये फिजूल खर्ची है, सरकारी धन की बर्बादी है। और वित्त विभाग के समय समय पर जो तमाम ऑर्डर जारी हुए हैं उनकी साफ तौर पर ये अनदेखी है। जी, तो सुनील, क्या अब इस पूरे मामले में जांच होगी? देखिए, ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है कि जब सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि जो संविदा कर्मी रखे जाएंगे उनका मानदेय कितना होगा, उसके बावजूद उनको बढ़ा चढ़ाकर मानदेय दिया जा रहा है। जो तय मानक है उससे कहीं अधिक इसमें खर्चा किया जा रहा है।
दूसरा जो बिंदु है कि जो संविदा कर्मी है उनको विभाग में जितने पद रिक्त हैं उसी के सापेक्ष संविदा पे रखने की बात हुई थी, लेकिन कई डिपार्टमेंट, इनमें से जो 10 डिपार्टमेंट की हमने सूची दी है, इनमें से अधिकांश डिपार्टमेंट में जो संविदा कर्मी है वो पदों के विपरीत अधिक रखे गए हैं। तो निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, इस पर शासन लेवल से जरूर एक्शन इस पर हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। यहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की जांच तेज हो गई है। डीएम ने जांच कमेटी के साथ निर्माण कार्य का जायजा लिया है। वहीं डीएम ने जांच कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। 18 करोड़ की लागत से मड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, लेकिन कॉलेज शुरू होने से पहले ही बिल्डिंग खंडहर हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज निर्माण की जो जांच है वो फिलहाल तेज हो गई है। डीएम ने जांच कमेटी के साथ निर्माण कार्य का जायजा भी लिया है। बताया ये जा रहा है कि डीएम ने जांच कमेटी को जल्द ही रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं ताकि जल्द से जल्द रिपोर्ट सामने आ सके, क्योंकि 18 करोड़ की लागत से मड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बना है। लेकिन अब जरा सोचिए, कॉलेज शुरू होने से पहले जो बिल्डिंग है वो खंडहर हो गई है। सहयोगी विजय वर्धन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय, क्या अपडेट है इस पूरे खबर में? मैं आपको बताऊं, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर मड़ में बना था। 2012 में ये काम शुरू हुआ था। 2018 के आसपास कार्यदायी संस्था यूपी निर्माण निगम की, उसने अपना काम पूरा किया, लेकिन उसके बाद भी ये गुणवत्ता का जो सवाल था वो लगातार उठता रहा था। और आज हालात ये है कि पिछले 4 सालों में पूरा का पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज खंडहर में तब्दील हो गया है। पूरा जगह जगह उसमें दीवारें टूट गई हैं। इसके अलावा जो उसके पीछे का इलाका है वहां से लैंडस्लाइड होकर पूरा मलबा उस इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस गया है। और हालात ये है कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वो जीआईसी की भूमि पे यहाँ पर संचालित हो रहा है, वहां पर उसे संचालित करना पड़ रहा है। ये मामला काफी तूल पकड़ा था और हाईकोर्ट ने भी इसका संज्ञान लिया था, जिसके बाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक ने कार्यदायी संस्था के खिलाफ एफआईआर कराई थी और प्रशासन ने भी अपने स्तर पे जांच कमेटी बनाई थी। तो जांच कमेटी ने अभी दौरा किया है इंजीनियरिंग कॉलेज का। तमाम जो वहां पर जिस तरीके की दिक्कतें है, गुणवत्ता का जो सवाल है, उन सब चीजों को वहां पर एक एक्सपर्ट कमेटी द्वारा वहां पर निरीक्षण किया गया और संभवतः ये उम्मीद जताई जा रही कि जल्द ही जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी। जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। अल्मोड़ा से बड़ी खबर मिल रही, जहां पर जागेश्वर की आरती का लाइव प्रसारण जो है वो शुरू हो गया है। पीएम मोदी की जागेश्वर धाम आने के बाद से जागेश्वर की आरती का लाइव प्रसारण जो है वो शुरू किया गया। पर्यटन विभाग अपनी वेबसाइट पर सायकालीन आरती लाइव कर रहा है और बताया जा रहा है कि लाइव आरती के दौरान ही हजारों की संख्या में यूपी, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल के श्रद्धालु जो है वो जुड़ रहे हैं। जागेश्वर में नागेश मंदिर जो मुख्य मंदिर है और महामृत्युंजय मंदिर है, वहाँ पर प्रत्येक शाम को साइकिलिंग आरती का उत्तराखंड टूरिज्म विभाग की ऑफिशियल फेसबुक चैनल पर उसका लाइव प्रसारण किया जा रहा है और प्रतिदिन उस पर 20 से 25 हज़ार लोग जुड़ रहे हैं। कई बार तो 80-90 हज़ार तक का रीच गई है। जागेश्वर धाम में पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। अब तो पुरातत्व विभाग मंदिर को और सुंदर और भव्य बनाने की तैयारी में है। जागेश्वर धाम भारत के प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में भी जागेश्वर धाम का जिक्र है। जागेश्वर धाम छोटे बड़े 125 मंदिरों का समूह है। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इन मंदिरों के निर्माण की अवधि को 3 कालों में बांटा जा सकता है: कत्यूरी काल, उत्तर कत्यूरी काल और चंद्रकाल। मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने 7वीं शताब्दी से शुरू करवाया और माना जा रहा है कि आसपास के पत्थरों से ही मंदिर का निर्माण किया गया होगा। अब पुरातत्व विभाग जहां से मंदिरों के निर्माण के लिए पत्थर निकाले गए हैं, उन पत्थरों का अध्ययन कर रहा है। अधिकतम संभावना इस बात की है कि ये लोकल पत्थर इस्तेमाल किया गया है। तो हम देखना चाहते थे सोर्स कहाँ है। तो इसमें जो चट्टानें मिल रही बेडरॉक में, इसकी संभावना बनती है कि हो सकता है इसमें से। जागेश्वर धाम के सारे मंदिर केदारनाथ शैली में बने हुए हैं। मंदिरों का निर्माण पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। बर्फानी आंचल पर बसे कुमाऊं के सासी राजाओं ने अपनी अनूठी कृतियों से देवदार के घने जंगलों के बीच इन मंदिरों का निर्माण कराया था।
मंदिरों के दरवाजे की चौखटें देवी देवताओं की प्रतिमाओं से अलंकृत हैं। मंदिर के निर्माण में तांबे की चादरों और देवदार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। दर्शन के बाद यहाँ पता चलेगा कि इस मंदिर का रहस्य और कई ज़्यादा और गुना और हो सकता है, उसको लेके कई जानकारियाँ सामने आ सकती है। पीएम मोदी जी के आने के बाद जागेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम मंदिरों के निर्माण के लिए लाए गए पत्थर सहित अन्य सभी बिंदुओं पर विस्तार से सर्वे करेगी और जानकारी जुटाएगी। जागेश्वर मंदिर समिति भी इस बात से खुश है कि जागेश्वर धाम देश में ही नहीं अब दुनिया में भी प्रसिद्ध हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। चमोली के औली में 5 दिन के मेंटेनेंस के बाद सैलानियों के लिए चेयर कार खोली गई है। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर साल विंटर सीजन से पहले चेयर कार मेंटेनेंस के लिए बंद की जाती है। इस बार रोपवे के बंद होने से चेयर कार में सैलानियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। औली में जब प्राकृतिक बर्फ न गिरे तो आर्टिफिशियल बर्फ बनाने की मशीन लगाई गई, लेकिन इन मशीनों की दुर्दशा की तस्वीर कुछ और बयां कर रही है। रिपोर्ट देखिए। ...2010 में दक्षिण एशियाई विंटर खेलों के लिए विदेश से लगभग 6 करोड़ 50 लाख की लागत से औली में आर्टिफिशियल स्नो मेकिंग मशीनों को इंस्टॉल किया गया था, लेकिन इन मशीनों ने कभी भी आर्टिफिशियल बर्फ नहीं बनाई और सिर्फ सफेद हाथी ही साबित हुई। वहीं विभाग की लापरवाही की वजह से करोड़ों की लागत से लगी आर्टिफिशियल बर्फ बनाने की मशीनें बर्बाद हो रही हैं। हजारों करोड़ों रुपए की मशीनें लगा करके और बर्फ बनती नहीं है उससे। ऐसी मशीनों का क्या काम, ये न कहीं औली के साथ एक छलावा है। मैं ये कहूँगा कि इसमें उत्तराखंड सरकार से मैं ये निवेदन करूँगा कि अगर इन मशीनों से बर्फ नहीं बनती है, इसकी पूरी जांच की जानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि स्नो मेकिंग मशीनों को चलाने के लिए विदेश से टेक्नीशियन मंगाए जाएंगे और औली ही नहीं, गोरसो बुग्याल को भी विकसित किया जाएगा और यहाँ पर स्नो मेकिंग मशीनों को लगाया जाएगा। आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।